नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर लखनऊ से है। इंडिया गठबंधन के घटक दल लोक दल को मिली खैर सीट, उपचुनाव में जाट दिखाएगा अपनी शक्ति। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है, वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर चुकी है, तो वहीं लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खैर विधानसभा की सीट में होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का भी मन बना चुके हैं। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने बताया कि उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव से खैर विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी को लेकर टेलीफोनिक वार्ता हुई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से लोक दल को खैर विधानसभा सीट देने की बात तय हो गई है। खबर महोबा जिले से है। पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने के लिए अवैध बारूद का परिवहन, भंडारण करने वाले और इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में तमाम निर्देश दिए गए। बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह के कुशल मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी सदर दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा मैं पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नैकानापुरा से 2 नफर अभियुक्तों को क्रमशः पुष्पेंद्र गुप्ता पुत्र गजाधर प्रसाद गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी मोहल्ला नैकानापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा और दूसरा शख्स मनोज कुमार गुप्ता पुत्र गजाधर प्रसाद गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी मोहल्ला नैकानापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी बरामद करते हुए आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। महोबा से जिला संवाददाता मोहम्मद जुनैद की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा कस्बा महोबा के नैकानापुरा मोहल्ला से एक मकान से काफ़ी अधिक मात्रा में आतिशबाजी पटाखे बरामद किए गए हैं तथा पुष्पेंद्र एवं मनोज नाम के 2 व्यक्ति जिनका वो मकान है उनको गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक कार्रवाई भी संपादित की जा रही है। खबर कौशाम्बी से। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी, 3 महिलाओं सहित कई लोग हुए घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। मंझनपुर से राजापुर जाते वक्त हुई दुर्घटना। महबा घाट थाना क्षेत्र के सरसवा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। खबर बलरामपुर जिले से। बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र ग्राम पिपरा ग्रांट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली लाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुबारकपुर निवासी राम तेरस की बेटी श्यामवती दूसरे वाले गांव के घनश्याम नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लगभग 1 साल पहले दोनों घर से फरार हो गए थे। लड़की के घर वालों ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर लड़की को खोजने की मांग की। पुलिस ने दोनों को खोज निकाला। इसके बाद बिना शादी किए पुलिस और परिवार के समझौते पर लड़की श्यामवती को लड़के के घर भेज दिया गया। लगभग 1 साल बाद शाम को लड़की की लाश फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली जानकारी के मुताबिक मृतका युवती की मां को सूचना मिली कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। मां ने बेटी के घर जाकर देखा, तब तक बेटी की मौत हो चुकी थी। युवती की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतका युवती की मां ने लड़के पक्ष वालों पर लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब से हमारी लड़की इन लोगों के पास से आई, तब से ये लोग लड़की को बहुत मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते थे, हम लोगों से बात भी नहीं करने देते थे। यही वजह है कि इन लोगों ने हमारी लड़की को फांसी लगाकर मार डाला है। लड़की के पति घनश्याम मौके से फरार है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर जौनपुर जिले से है। जौनपुर के जफराबाद में बीती रात सोमवार को जमैथा पोखरा पर दशमू पाल को बोलेरो सवार 4 लुटेरे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती भरकर उठा ले गए। 1 घंटे बाद नईगंज बाजार में छोड़ दिया। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटने के बाद डरे हुए और सहमे हुए पाल जी घर की ओर चल दिए। रास्ता भूलकर सिपाही की तरफ चल दिए। जोगियापुर पुल पर पहुंचने के बाद होश आया, कचहरी की तरफ जाना है तो पुल से नीचे उतरे और किसी तरह से 4 बजे सुबह अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि दशमू पाल बकरी पालने और चराने का काम करते हैं। इनके पास 15 से 20 बकरियां हैं। सड़क के किनारे घर है। जानकारी के अनुसार 12 बजे रात तक जग ही रहे थे, उसके बाद सोने चले गए। लेकिन दशमू पाल अभी सोए नहीं थे, घर के बाहर सो रहे थे। इतने में एक बोलेरो आई और उसमें से 4 लोग उतरे और पाल को जबरदस्ती गाड़ी में भरकर उठा ले गए।
गाड़ी में पिटाई भी की और चोटें भी आई हैं। जेब में रखे पैसे ले लिए गए, आंख पर कपड़ा बांधकर उतार दिया गया। आंख खुली तो इन्होंने अपने आप को नईगंज बाजार में पाया। डरे और सहमे हुए दशमू सुबह 4 बजे अपने घर पहुंचे। घर पर भारी भीड़ लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी कर चोरों की तलाश में जुट गई। बाबा जी, आपका नाम क्या है? दसमू पाल, कहाँ के रहने वाले हैं? जमाईथा का। आपके साथ घटना क्या हुआ है रात में आज? आप जो 4 दिया आया गए ना, जो ना चोर लिया कि हमारी गाड़ी के सामने बकरी के खड़ा करी ना, और हमसे पूछा तो हम क्या करता है यहाँ, जो ना हम कहा अपन जानवर देखा थे और क्या करते यहाँ चोरी कर थोड़ो आ रही जी। इतने पर जो ना सब धड़ उतर के और हम जो ना जबरदस्ती लाद के ले गए ना, हम मरबो कहीं ना यहाँ जांगे में गोड़े गोड़े मल्ला। कहाँ पर मारे हैं? एक जांगे बाएं गोड़े में मल्ले हुआ, यहाँ देखा फूट गया। अच्छा। और ये ऊंचा से सारे यहाँ मार दे कच्चे भाई। गाड़ी चलता है भीतर? गाड़ी चलता है भीतर। और हमारे पास 200 रुपया पौना जो ना जेबा में वह निकाल के ले गए ना, हमारे नईगंज छोड़ नईगंज में? नईगंज। क्या कह रहे थे रास्ते में? कुछ कह रहे थे? रास्ते में जो ना कहा जो ना सारा हम चोर है, जो ना हमको जो ना चिल्ला रहा है चोर चोर माधर चोर, खूब गाड़ी देता रहना। तो ले गए नईगंज, आँख ऊँख बांध के वहीं जो ना उतार। फिर आपको क्या कहे? कहा भाग जाओ साले जल्दी घर। हाँ। फिर आप कैसे घर आए वापस? पैदल आया जो ना, नौके पुल से जो ना उतर गया नीचे। तो वहाँ एक ढाला यात्रा जो ना जफराबाद, तो वह जो ना लाद के लिया बेचारा यहाँ तिराहा जवानी कचहरी के यहाँ तिराहा पर छोड़ लो। तो हम पैदल वहाँ से पैदल आए। वहाँ से पैदल आए। आपके साथ जो घटना घटी थी और कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं, ऐसा बात ये पहली बार हुआ है। हाँ, अच्छा, ये रात में कितने बज रहा होगा अंदाज? 1 बज रहा होगा। गहरी नींद में थे आप? हाँ, नींद में नहीं, बैठे थे। अच्छा। हाँ, बैठे थे। ये बात कही के गई ना जो ना घरे में। अच्छा। तब तक हम बैठे हम बात कही कि हम जगह हुआ है, तब हम गए थे, लेकिन बाद में दोबारा बदवे में 10 मिनट के बाद तो आई गई ना। 10 मिनट नहीं, आधा घंटा। हाँ, वो है आधा घंटा राल हुई। और प्रशासन आई थी आपके साथ में? गाड़ी आई साहब लोगों के जो जी। हाँ, पुलिस के लिखो के लेके गए हैं? लिखो के लेके गए ना जो। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। अच्छा। खबर लखनऊ से। यूपी बीजेपी में 3 महीने में बदल जाएगा बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का संगठन। यूपी बीजेपी उपचुनाव के साथ ही संगठनात्मक चुनाव पर बढ़ी आगे। 25 अक्टूबर तक सभी जिला चुनाव अधिकारियों की होगी घोषणा। 27 अक्टूबर तक संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 5 नवंबर तक होगी जिला स्तरीय कार्यशालाएं। दिल्ली में यूपी बीजेपी संगठन के साथ बैठक के बाद कार्यक्रम हुआ तय। महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में 7 सदस्यीय चुनाव समिति हो चुकी है घोषणा। यूपी में सदस्यता अभियान की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। 1 से 4 नवंबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान का होगा सत्यापन। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिल्क एक्सपो का किया उद्घाटन। मंत्री रेशम उद्योग राकेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंग वस्त्र भेंट कर किया स्वागत। एक्सपो 22 से 28 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज चाहे हाई कोर्ट के अधिवक्ता हों या जिला न्यायालय के अधिवक्ता हों, सभी अधिवक्ता एकजुट होकर प्रयागराज पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस समय प्रयागराज पुलिस अधिवक्ताओं के खिलाफ बिना जांच किए ही फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि कभी लूट को लेकर, कभी मारपीट को लेकर, तो कभी धमकी को लेकर पुलिस वकीलों पर फर्जी मुकदमा लिख रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि 1 साल में लगभग 150 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। मामले की शिकायत अधिवक्ताओं ने सीपी प्रयागराज से भी की है, लेकिन पीड़ित अधिवक्ता को न्याय नहीं मिला। अधिवक्ता संघ के जिला न्यायालय के अध्यक्ष ने बताया कि 2000 की फर्जी लूट का मुकदमा 15 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर अधिवक्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रयागराज पुलिस सरकार को बदनाम कर रही है, सरकार के आदेशों को हवाई मान रही है। कुछ अधिवक्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि आखिरकार सरकार इन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जो फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि पुलिस इतना ज्यादा सक्रिय क्यों हो गई अधिवक्ता पर मुकदमा लिखने के लिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम भी अपनी ताकत दिखाई देंगे। जिस तरह लगातार ऐसा बताया जा रहा है कि आपके साथी द्वारा कि 1 वर्ष में लगभग 150 फर्जी मुकदमे अधिवक्ताओं में लाते गए, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप?
सरकार से पहले मेरी मांग यही रहेगी कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, प्रशासनिक अधिकारियों को पे अंकुश लगाने का काम करें। जिस तरह आए दिन बिना किसी रिजिड एविडेंस या कारण के अधिवक्ताओं के साथ जो शोषण का कार्य किया जा रहा है, कि ये जान करके वो अधिवक्ता है और थाने में कोई जाके प्रार्थना पत्र देता है और बिना जांच पड़ताल के अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय और घृणित कृत्य है। इसके साथ मैं एक सब यह भी कहना चाहूँगा कि 29 तारीख की घटना जो भरी कचहरी कैंपस में हुई, उसका सबसे बड़ा हास्यास्पद उदाहरण यह है कि इसमें मैक्सिमम ऐसे अधिवक्ताओं को फंसाया गया जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। हंसी की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसमें एक अधिवक्ता हुआ था जिसके घर में शादी थी, स्वयं जिसकी शादी थी उसका नाम डाला गया। एक अधिवक्ता खुलदाबाद हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसका नाम डाला गया। एक अधिवक्ता कैट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसका नाम डाला। एक अधिवक्ता हाईकोर्ट, मतलब कोई भी मौके पे मौजूद नहीं है, सीसीटीवी की फुटेज अवेलेबल नहीं है। पूरी घटना एक प्रकार से देखा जाए तो फर्जी तरीके से मनगढ़ंत कपोलकल्पित अकाल्पनिक तथ्यों पर आधारित है, जिसका दूर दूर तक सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं। उसके बाद भी अधिवक्ताओं का नाम उसको साबित करना यह दर्शाता है कि ये समाज किस दशा की ओर जा रहा है। जबकि अधिवक्ता समाज का एक ऐसा सजग प्राणी है जो शून्य से लेके अंत तक न्याय दिलाने का कार्य करता है। और ऐसी स्थिति में जब समाज में अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, तो वह समाज के पिछले तबके की न्याय की लड़ाई कैसे लड़ सकता है। सर ये बताएं, जिस तरह सरकार लगातार दावा कर रही है कि जितने अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं वो जांच करके ही मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो जिस तरह लगातार देखा जाए कि अभी आपके अधिवक्ता साथी ने बताया कि एक वर्ष में लगभग 150 फर्जी मुकदमे अधिवक्ताओं में लादे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना सरकार से क्या, मैं अधिवक्ता समाज से भी कहना चाहूँगा, जनता से भी कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार में अधिवक्ताओं को नहीं बल्कि जनमानस को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन निरंकुश है और वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। पुलिसिया राज में कायम हो गया है, घूसखोरी चरम पर है। अधिवक्ताओं के ऊपर जितने मुकदमे हुए हैं, आज की डेट में यह है प्रयागराज के पुलिस प्रशासन के कोई भी अधिवक्ता अगर कोई प्रार्थना पत्र उसके साथ घटना घटित होती है तो देता है तो उसको जांच में चला जाता है, और कोई दूसरा अगर प्रार्थना पत्र देता है उसमें किसी एडवोकेट का नाम लिखा देता है तो तत्काल FIR हो जाती है। अच्छा, क्या जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, क्या अधिवक्ता नाम जोड़ने से उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर ले रही है? बिल्कुल, इस समय के जो इलाहाबाद की पुलिस प्रशासन है वो अधिवक्ताओं को पूर्ण रूप से उत्पीड़ित कर रहा है और फर्जी मुकदमे कायम करा रहा है। यहाँ तक कि उसके साथ किसी भी थाने पर जाने पर मिसबिहेव किया जा रहा है और इसको कई बार अवगत कराया गया पुलिस प्रशासन के उनके अधिकारियों को, CP को, DCP से, लेकिन उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि मैं कौशलेश कुमार सिंह, भूतपूर्व मंत्री, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद का, मैं स्वयं अपने नंबर से अगर कोई घटना अवगत कराना चाहता हूँ तो कोई सरकारी नंबर का फ़ोन न DCP उठाता है, न CP उठाता है, यहाँ तक कि दरोगा भी नहीं उठाता और CO भी नहीं उठाता। तो ये क्या जनता की सेवा या किसी की सेवा करेंगे? जब अधिवक्ताओं पदाधिकारियों का फ़ोन ये लोग नहीं उठाते, कोई रिप्लाई नहीं देते, तो इनसे जनमानस के लिए क्या उम्मीद है? पूर्ण रूप से निरंकुशता कायम है और इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब अधिवक्ता बौद्धिक वर्ग है वो इस शासन में प्रताड़ित हो रहा है तो सामान्य जनमानस की क्या व्यवस्था होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, जिस तरह आप लोगों को मुकदमा पंजीकृत किया गया फर्जी तरीके से, इस मामले को लेकर इलाहाबाद के जो CP हैं उनको सूचना दी गई है? मैं व्यक्तिगत रूप से पूरा प्रतिनिधिमंडल लेकर 150 वकीलों को CP से मिला, सारी चीज़ें अवगत करा। CP ने कहा कि मैं कमेटी गठित करूंगा और निष्पक्ष जांच होगी। कोई कमेटी आज तक नहीं गठित हुई, यहाँ तक कि निर्दोष अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी चार्जशीट बिना विवेचना दबाव में लगा दी गई। आज विवेचक अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और न्यायपालिका द्वारा संज्ञान ले लिया गया। वो भी जब अवगत करा कि ये फर्जी है तो वो भी अपने किए हुए कार्यों के लिए संवेदनशील हो रही हैं कि मैंने जो है बिना देखे चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, गलत है। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और हम यह मतलब प्रतिबद्ध हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और कायदे से लड़ी जाएगी और उनको एहसास दिखाया जाएगा
कि अधिवक्ताओं के साथ जो अन्याय किए हैं उसका प्रतिफल उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ दिन भले ही लगे, लेकिन उनको ये बताया जाएगा कि अधिवक्ताओं के साथ अन्याय करने का प्रतिफल आपको मिलेगा। परिचय आपका? सुरेश कुमार सिंह, पूर्व मंत्री जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। खबर कौशाम्बी जिले से मंझनपुर विकास खंड क्षेत्र के मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार सोनी ने मिर्जापुर उर्फ खोजवा के पंचायत सहायक को बार बार फोन कर परेशान किया। एक बार फोन उठाकर पंचायत सहायक ने कहा कि लाइन पर वीडियो साहब है, जो कुछ बात करना चाहते हो आप उनसे बात कर लीजिए। इतना कहने पर ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार सोनी आग बबूला होकर गाली गलौज करने लगा, जिसका ऑडियो लेकर जिला अधिकारी से शिकायत हुई। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे गाली बाद भ्रष्ट अधिकारी पर अंकुश न लगाया गया तो किसी दिन दुखद घटना भी घट सकती है, जिसकी गाली गलौज का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। या फिर इतना कुछ सुनने के बाद भी योगी सरकार में छूट दी जाएगी? गालीबाज सचिव पर आखिर कब होगी कार्रवाई? इसमें क्या मामला है? देखिए, मुझे ये कल मीडिया के ही माध्यम से जानकारी हुई है। फिर आज पंचायत सहायक ऑफिस आए कि सर हमको उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो हमने उनसे कहा कि पहले आप हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय साहब उनको आप लिखित दे दीजिए, सर ऐसी बात हुई है, वीडियो साहब से मिल लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपने अधिकारियों को समझाएंगे, जैसे कोई बात हो जाती है, फिर उसके बाद कोई बात ये आती है। तो अभी हम मीडिया को कोई बाइट देना नहीं चाहते थे, लेकिन आप ये बात हमको बात पूछ रहे हैं, तो ये बात हमने उनको कहा है। जो भी बात आई हमारे उच्च अधिकारी दिखाएंगे उसमें। ठीक जी, आपका नाम? हमला कांग्रेस रेडियो पंचायत में। हमारा मामला ये है कि मनोज सोनी सर द्वारा हमें बार नोटिस दिया जा रहा है। हम क्रॉप सर्वे कर रहे हैं तो हमें नोटिस दे रहे हैं। जिस दिन हम 100 गांठें अपलोड कर रहे हैं उस दिन भी नोटिस दिया जा रहा है। काफ़ी बार हमको गाली गलौज किया जा रहा है। गाली गलौज करने के बाद हम ब्लॉक स्तर में अधिकारी महोदय जी से बात कर रहे थे, ये बार बार हमारे पास 8 बजे रात को फ़ोन लगा रहे थे। जब ये हमने कहा कि वीडियो साहब लाइन पे है तो हमको गाली गुस्सा करने लगे, और काफ़ी दिनों से हमको गाली दे रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से हमने कभी शिकायत नहीं किया। आज जब हमने कुछ रिकॉर्ड जब इकट्ठा किए इनके प्रति, तब हमने शिकायत की। किस गांव का मामला है? ये मिर्जापुर और खोजवापुर मंझनपुर ब्लॉक है, विकासखंड मंझनपुर ब्लॉक से ग्राम पंचायत मिर्जापुर और खोजवापुर। सचिव है मनोज सोनी। क्या ये आपको एजेंडा मुनादी करके क्या ग्राम पंचायत से सेवा मुक्त किए हैं क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझको मुक्त किया है तो मुझे कोई लेटर दिया जाता। मेरा अटेंडेंस बराबर लग रहा है, मैं अटेंडेंस लगा के कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हरिओम। खबर कौशाम्बी जिले से है। दोस्तों संग नहाने गए किशोर यमुना नदी में डूबा। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकाला बाहर। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सराय अखिल थाना क्षेत्र के नंदा का पूरा घाट का है मामला। जब जमुना जी नहाने गए तो हम लोग वहाँ नीचे पहुँचे, गाड़ी खड़ी की। उसके बाद फिर वो जो हमारे साथ लड़का था वो कपड़ा तुरंत उतारा और हम लोगों ने भी कपड़ा उतारा, पर हम लोग थोड़ा बाथरूम करने चले गए। बाथरूम करने गए तो वो अंदर घुस गया। जब वो नहाने लगा तो जब वापसी होने लगे तो वो आवाज़ लगाने लगा कि हमारा पैर फिसला जा रहा है, मतलब अंदर की ओर खींच रहा है। तो हम लोग दौड़े। जब दौड़े तो अंगोछा वगैरह फेंक के सहारा लिया खींचने के लिए, तो वो पहुंच से बाहर निकल चुका था। तो और लोगों को, स्थानीय लोगों को हमने आवाज़ दिया तो वो लोग आए। तब तक में तो डूब चुका था। तो साथी था हमारा नाम कपिल त्रिपाठी है, प्रकाश। खबर महोबा से है। दरअसल आपको बता दें, खन्ना थाना क्षेत्र के गेवड़ी गांव का मामला है, जहां रहने वाला अजय कुमार मंगलवार समय तकरीबन 11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और बताया कि बीती 7 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 11 बजे जब वो बाजार में सब्जी बेच रहा था, तभी अकारण ही बालेंद्र सिंह ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे लाठी से पीट कर लहूलुहान कर डाला था। पूरे मामले की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोप है कि उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और आरोपी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई।
यही नहीं, पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। उसने आरोपी पर उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग पुलिस अधीक्षक से करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। क्या नाम है भैया? अजय कुशवाहा। क्या घटना घट गई है आपके साथ? मैं ग्राम ग्यूड़ी में सब्जी बेच रहा था, तो भरी बाजार में सुबह लगभग 10:30-11 बजे के आसपास मैं अपने कार पे व्यस्त था। अचानक बालेंद्र सिंह ग्राम राई थोक ग्यूड़ी आया और मेरे ऊपर गाली गलौज करता हुआ अचानक लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे मेरा बायां हाथ टूट गया पूरी तरह। और मेरा बेटा पीछे बैठा था 5 वर्ष का। मैं उसको बचाने के लिए पीछे को मुड़ा, उसको बचा लूँ कहीं बच्चे की ना लग जाए, तो उसने मेरे सिर पे बहुत ज़ोर से वार किया, जिससे मेरे सिर पे 1-1.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड वहीं निकल गया। मैं बेहोश हो गया, वहीं पर गिर पड़ा। मैं अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाया। फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हुआ। आप थाने गए थे? जी, मैं खन्ना थाने गए थे। चौकी जाने के बाद थाने गए थे। वहाँ पर उन्होंने इन्हीं धाराओं पे केस दर्ज किया था। इसके बाद 2 दिन उस व्यक्ति को बैठाने के बाद तीसरे दिन उसे छोड़ दिया गया खन्ना थाने से। इसके बाद मैं अपना इलाज करवाने कानपुर चला गया। तो अभी आप कहाँ आए हैं? अभी हम एसपी ऑफिस आए हैं अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमें न्याय मिल सके। ठीक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं नतीजे 23 नवंबर की तारीख को आ जाएंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल लोक दल को मिली खैर सीट उपचुनाव में जाट दिखाएगा अपनी शक्ति। इसको लेकर लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने 4 टीवी न्यूज से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि ये विधानसभा उपचुनाव 10 सीटों पर होना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट को चुनाव आयोग ने अपने लिस्ट में जारी नहीं रखा। लेकिन साफ तौर पे अब देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ता है। बातचीत करने के लिए लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखा जाता है जिस चुनाव है, उपचुनाव होने वाला है, किस तरीके से देखते, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो 9 सीटों का उपचुनाव हो रहा है। एक सीट पे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबरा गई, चुनाव ही नहीं लड़ रही। दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मतलब कहाँ, वो अपनी हार पहले ही मान चुकी है अयोध्या में और इंतजाम कर रही है कि किस तरह लड़ा जाए। इन 9 सीटों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा लोकदल रहा है और भले ही लोकसभा में हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन किसी सीट पर क्योंकि पहले ही गठबंधन हो चुका था, लेकिन इस उपचुनाव में लोकदल ने भी कहा है कि भाई एक सीट खैर की अगर संभव हो तो लोकदल को दी जाए। तो अभी चूंकि जो चल रहा है गठबंधन में, हम भी चाहते हैं गठबंधन रहे और आपस में बैठ के एक सामंजस्य बने। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और 2027 के लिए बहुत बुनियादी चुनाव है। और इस चुनाव को अगर इंडिया गठबंधन अच्छे से लड़ेगा तो शायद स्थिति बहुत अच्छी रह सकती है। जी, अगर बात कर ले खैर विधानसभा चुनाव का, उपचुनाव, तो इसमें बीजेपी का पल्ला ज्यादा बढ़ रहा है। अनूप प्रधान है जो 2 बार विधायक बने, लेकिन इस बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या लगता है किस तरीके से अपना लोकदल पार्टी का कोई अध्यक्ष उतारे? देखिए, लोकदल वहाँ पे 2 बार पहले विधायक रह चुका है लोकदल का। उससे पहले भी ये पहले जो सीट रही है लोकदल की ही रही है। चौधरी जगबीर सिंह जी वहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं लोकदल से। लोकदल वहाँ का एक बहुत मजबूत दल रहा है। हालांकि अब बाद में राष्ट्रीय लोकदल भी 2 बार जीता और उसके बाद में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह जीत रही है पिछले 2 बार से। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि लोकदल, वहाँ लोकदल एक बहुत मजबूत विकल्प है और लोकदल खैर में चुनाव लड़के एक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प जो एक देना चाहता है। राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह किसानों की बात छोड़कर आज सत्ता के साथ खड़ा है, तो ऐसे में आने वाले समय में जो किसान पूरी तरह परेशान है, तो खैर चुनाव लोकदल जीत के इंडिया गठबंधन को ये सीट जीतने के लिए लड़ी जाएगी। भले ही पिछले 44 साल में वहाँ ना कांग्रेस जीती है ना समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन लोकदल वहाँ जीता है और लोकदल को अगर ये सीट मिलती है तो लोकदल एक बहुत मजबूती से चुनाव लड़कर लोकदल खैर की सीट जीत कर आएगा और भारतीय जनता पार्टी ये सीट बुरी तरह हारेगी। ऐसा बात कर ले वोटों की, तो वोट वहाँ सबसे ज्यादा जाट के वोट ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है इस बार? देखिए, जाट तो पूरी तरह से लोकदल के साथ हैं और जाट ही नहीं, किसान चाहे वो यादव हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे कुर्मी हो, पूरी तरह से लोकदल का पिछड़ों का एक समीकरण रहा है और वो समीकरण जाटों का हो, किसानों का हो, कुर्मी का हो, यादवों का हो, एक पूरी तरह बनकर उत्तर प्रदेश में तैयार है। और लोकदल का फायदा खाली खैर ही में नहीं, अगर लोकदल इस गठबंधन में सीट मिलती है तो उसका बहुत बड़ा फायदा मीरापुर में भी मिलेगा। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी हराएगी। अगर ये गठबंधन अच्छे से चुनाव लड़ेगा, एक सोच समझ के लड़ेगा, तो निश्चित रूप से जानिए कि खैर और मीरापुर दोनों सीटें
ये गठबंधन जीतने जा रहा है। अगर बात कर लीजिए जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी बीजेपी के सहयोगी दल है, तो क्या लगता है वो बीजेपी को वोट देंगे? देखिए, जयंत जी तो सत्ता के उसमें चले गए हैं, जो भी उनका वो रहा हो, सत्ता का दबाव रहा हो या सत्ता का मंत्री बनने का उनका कुछ वो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जयंत जी के साथ कोई किसान भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ा है। जयंत जी खुद चले गए, लेकिन जो हमारा जो किसान मतदाता है, जो जाट मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह खिलाफ है। आज कुछ कारण से भले ही हरियाणा किसी तरह से कांग्रेस के अगर हम सब मिलकर लड़ते तो हरियाणा में भी 60 से ज़्यादा सीटें आती, लेकिन कुछ हो गया, कुछ ऐसे फैसले हो गए जिसके कारण हरियाणा नहीं जीत पाए। लेकिन पूरे का पूरा किसान वर्ग जो है आज इस मोदी सरकार के खिलाफ है और ये आने वाले इस उपचुनाव में दिखाई दे जाएगा। जयंत जी के साथ जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक सवाल, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक कहा जाता है, हर जिले में हर राज्य में कहीं भी जाते हैं, अपना जनता को संबोधित करते हैं, तो वहाँ से उनकी सीट हो जाती है, उनका प्रत्याशी जो है वहाँ से जीत हासिल कर लेता है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक तो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिंदू और मुसलमान राजनीति के स्टार प्रचारक हैं। उनका शुरू से जो राजनीति रही है वो हिंदू मुसलमान को बांट कर राजनीति करने की रही है और इसके कारण ही शायद वो उन इलाकों में जाते हैं, हिंदुत्व की आग लगा के एक तरह से एक समाज को बांटने का काम करते हैं और जिससे कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति इस देश में जो राज करने की शुरू से रही है, हिंदू और मुसलमान को बांट कर राज करने की रही है और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे योगी आदित्यनाथ हों, और अब तक शासन कर रहे हैं एक 80 और 20 का फॉर्मूला लेके जो चल रहे हैं। तो लेकिन जनता में 80% की जनता भी बहुत बड़ी दुखी है। अभी किसी तरह लोकसभा चुनाव में बस मान लीजिए 20-22 सीटों का अंतर से ये किसी तरह जीत गए और ये भी कोई तय नहीं है कि आने वाले 5 साल पूरा करेंगे। नीतीश हों चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, जिस दिन उनके सद्बुद्धि आ जाएगी उस दिन ये सरकार केंद्र में भी गिरेगी और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी। क्या लगता है, चुनाव आने वाला, तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, तो आप अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लोकदल प्रत्याशी उतार रहा है खैर में और इसके बारे में बात भी करी है समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी बात चल रही है। अब देखते हैं, जैसा भी अभी चूंकि कांग्रेस को लड़ना है नहीं लड़ना है, जिस तरह का फैसला चल रहा है और जहां तक है शायद कांग्रेस ना लड़े, तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी से भी ये सीट की मांग लोकदल ने करी है। अखिलेश ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, 2 सीटें रह गई हैं, तो 2 सीटों में क्या लगता है? देखिए, 2 सीटों में खैर की सीट जीतने की वाली सीट है। कोई ये कहे कि खैर में 44 साल से सपा या कांग्रेस नहीं जीती, हो सकता है कह रहे हों, लेकिन अगर ये सीट लोकदल को मिलेगी तो खैर विधानसभा की सीट जीत कर आएगी। ये हम वादा कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को ये सीट लोकदल ला के दे सकता है। तय इंडिया गठबंधन को करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने को चाहते हैं या सिर्फ औपचारिकता के लिए लड़ना चाहते हैं। और ये बात भी तय है कि अगर खैर की सीट लोकदल को मिलेगी तो मीरापुर पर इसका बहुत अच्छा फायदा होगा और मीरापुर भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो अब तय इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को करना है। अगर लोकदल की सीट लोकदल के खाते में खैर आती है तो खैर और मीरापुर दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी, तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन के थे वहाँ पे मौजूद हुए थे। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव चल रहा है वो आपसी जो 3 बड़े दल हैं वहाँ उनमें सीट बंटवारा चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ बात करी है कि अपनी सीटें मांगी हैं, अभी फैसला उस पर भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से वहाँ भी अगर सब मिलकर लड़ेंगे, जैसा कि समाजवादी पार्टी को भी साथ लेकर चलेंगे, तो फायदा कांग्रेस और जितना अलायंस है वहाँ को होगा। सीटें कम ज़्यादा आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, 2 तो उनके सिटिंग विधायक हैं, तो अगर साथ लेकर चलेंगे तो फायदा होगा। और हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन वो गलती ना करे जो हरियाणा में करी। इंडिया गठबंधन अगर हरियाणा से सबक लेते हुए अगर महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से जानिए कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी अब इस बार दलित और पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मणों के साथ चुनाव लड़ेगी, ये बोला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़ेगी, ये बाकी बातें तो कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का तो एक ही नारा है, भारत पाकिस्तान और वो हिंदू मुसलमान। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। वो बहराइच में आग लगाकर बहराइच में हिंदू मुसलमान के नाम पर ये जो चल रहा है वो सिर्फ इन 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर और ये जो अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इनको लेकर हिंदू मुसलमान की आग लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये आग कोई आज से नहीं लगा रही। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई तो मुजफ्फरनगर का दंगा, गुजरात में गए तो गोधरा का दंगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है मोदी और योगी का कि जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा कराएंगे और हिंदू मुसलमान का दंगा कराकर चुनाव जीतने का काम करते हैं। इसके अलावा आप ये कहें कि किसी वर्ग की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की, तो वो तो कहने वाली बात है। हाँ, पैसों में खरीद फरोख्त का काम करते हैं। आज इनके पास बहुत संसाधन है,
देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी होगी। तो आज ये जरूर है कि पैसा बांट के वोट खरीदने का काम करते हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम करते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो। आज जो स्थिति बन गई है देश की, बड़ी एक तरह से कहेंगे तो एक बड़े भयानक मोड़ में देश पहुंच चुका है। और ऐसे में विपक्ष जो राहुल गांधी और ये अखिलेश जी जो कर रहे हैं संसद में, आज मोदी जी को बुरी तरह से संसद चलाना मुश्किल हो गया है और आज वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। पहले की तरह संसद नहीं चल पा रही है, आज मुद्दों पे बात हो रही है, उनके बिल नहीं पास हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी खबर है कि देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है। राहुल गांधी जी को जिस तरह से रोका जाता है, जिस तरह से बार बार टोका टिप्पणी करी जाती है, अखिलेश जी को भी बीच बीच में वो करा जाता है, तो भले ही ऐसी स्थिति बने लेकिन लोकतंत्र आज मजबूत है और इस लोकतंत्र के मजबूत होने से देश की जनता को न्याय मिलेगा। और देश की जनता को यही चाहिए कि जब तक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक एक तानाशाही है वो दूर नहीं होगी। तो एक तानाशाह सरकार को रोकने को देश के लोकसभा में फैसला हो चुका है, विधानसभाओं में भी फैसला होना है और ये फैसला महाराष्ट्र में तो होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश के 9 में से भी अधिकांश सीटें जीत के आएगा इंडिया गठबंधन। बस थोड़ा सा आपस में अभी जो 2-4 घंटों में ये फैसला हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने साफ तौर पर बताया इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। अगर बात कर लीजिए तो चुनाव 23 नवंबर को मतदान होगा और 24 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा संदीप चौहान के साथ 4TV न्यूज़ नदीम खान, लखनऊ। खबर रायबरेली से है। पूरा मामला जगतपुर विकास क्षेत्र के पूरे भीख प्राथमिक विद्यालय का है। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक हृदय सिंह आए दिन विद्यालय में से नदारत रहते हैं। सोमवार को किए गए पड़ताल में पूरे भीख प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक हृदय सिंह नदारत रहे। छात्रों के लिए बन रहे MDM में सोयाबीन की सब्जी और चावल की जगह आलू बैगन और मात्र चावल ही बनवाकर छात्रों को दे दिया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया गया। बताते हैं कि प्रधानाध्यापक के नदारत रहने और बच्चे के खाने के घोटाले का सिलसिला कई वर्षों से लगातार जारी है। बड़ी बात यह है कि नदारत प्रधानाध्यापक हृदय सिंह तकरीबन 20 वर्षों से ज़्यादा के समय से इसी विद्यालय में तैनात है। विभाग के अधिकारियों से अच्छी सेटिंग और कमाऊ पूत होने के चलते जिम्मेदार अधिकारी भी इसे आशीष देते हैं। छात्रों के मुंह से रोटी का निवाला छीनना गंभीर विषय है। जानकारों की माने तो प्रधानाध्यापक हृदय सिंह विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं, उसके बाद वो नदारत हो जाते हैं। जिसके अभिलेखों में तो वो पूरे दिन विद्यालयों में रहते हैं, लेकिन हकीकत में वो विद्यालय से नदारत रहते हैं। सहायक अध्यापिका किरण रावत ने बताया कि प्रधानाचार्य को ABSA ने बुलाया है, लेकिन जब ABSA अरविंद सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। वहीं सहायक अध्यापिका ने कहा कि विद्यालय में मात्र 58 विद्यार्थी दर्ज है, जबकि पिछले वर्ष 79 बच्चे थे, लेकिन जब उनके अभिभावक प्राइवेट स्कूल पर भरोसा करते हैं इसलिए विद्यालय में बच्चों की संख्या कमी आई है। वहीं सोमवार को 40 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। नाम है आपका? क्या है आप इस विद्यालय में? मास्टर साहब नहीं है, प्रधानाध्यापक जी। अच्छा, कितने बच्चे कितने हैं? तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं बच्चे? पहले की अपेक्षा तो घट ही रहे हैं बच्चे। क्या कारण है इसका? सर बहुत है, लोग ज़्यादातर प्राइवेट पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सरकार तो सुविधाएं भी दे रही है। सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता है कि प्राइवेट में ज़्यादा है। जैसे मूलभूत जो चीज़ जरूरी वो नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे? जैसे बच्चे चाहे जितना अच्छा पहन के आए नीचे बैठते हैं और सफाई कर्मी नहीं है सही से, मतलब झाड़ू वगैरह सफाई करने के लिए। अच्छा, अध्यापक भी लगभग कई स्कूलों में कम है। यहाँ कितने हैं यहाँ अध्यापक? तो एक से क्या है यहाँ पर आप? रसोइयाँ हैं। आज क्या बन रहा है? काहे की सब्जी है? मेनू कार्ड में तो कुछ दूसरा है। तो सब्जी आटा सब्जी नहीं, सब्जी में सोयाबीन वगैरह भी तो है, तो उसकी सब्जी नहीं बनती क्या? यही आलू बैंगन बना देती हैं, हमेशा बनती है इस तरह? नहीं बनता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 40 बच्चे हैं। आज कितने बच्चों का खाना बनाया है? 40 बच्चों का। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद यादव नाम। कहाँ के रहने वाले? भी ग्राम सभा के रहने वाले। क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि मेरे यहाँ जो है बच्चे काफ़ी प्राइवेट संस्थाओं में जा रहे हैं पढ़ने। हमारे स्कूल में जो है पढ़ाई सही सुचारू रूप से की नहीं जा रही। प्रधानाध्यापक जो है वो नशे में जो है दिन भर घूमता रहता है
और जो है दो टीचर है वो पंचायत मित्र, वही जो पढ़ाते हैं, बाकी जो है सब कौन सा नशा करते हैं, कैसे क्या? सबको दारू पीते हैं और क्या नशा है। तो सारा दिन उसी में रहते हैं? सारा दिन उसी में घूमते रहते हैं, विद्यालय आते हैं, अटेंड भर देते हैं, भरने के बाद गायब हो जाते हैं। और काफी दिन से 25-30 साल से जहाँ यहीं तैनात है, न सही शिक्षा दे रहे हैं न कुछ, इसीलिए बच्चे जो है सब प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, इसीलिए जो है आए दिन जो है बच्चे प्रतिवर्ष कम पढ़ते जा रहे हैं। इस समय कितने बच्चे होंगे लगभग? 50-52 बच्चे होंगे शायद, बस इसके आगे नहीं। शिकायत नहीं हुई कभी इनके बारे में? शिकायत कोई करने को जो है करता है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? सीमा। किस गांव के रहने वाली? भानुवसपुर। क्या समस्या क्या है विद्यालय में? विद्यालय में बस यही समस्या है कि वहाँ के सर पढ़ाते नहीं है, दारू पी के रोज समय यही रहता है कि बच्चे बैठ रहते हैं, ना उनको कोई काम देता है, ना कुछ नहीं, आते हैं घर में भी घूमते वहीं भी घूमते हैं। इसीलिए हमने जो है कि मनोहरगंज में अपने बच्चे का दाखिला कराया। नहीं तो मनोहरगंज कितनी दूर है आपकी? बस पास ही में, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर। स्कूल है कि प्राइवेट? नहीं, सरकारी है। तो अपने गांव में नहीं पढ़ाए यहाँ? नहीं। कितने बच्चे हैं? 2। दोनों बच्चे वहाँ भेजते? हाँ। विनय सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? भी ग्राम सभा ग्राम पूरे डम्बर। क्या मामला क्या है विद्यालय में? जो मामला ये है कि जो हमारे यहाँ का प्रधानाध्यापक है वो इतना, उनका नाम मोनू मास्टर कहते हैं। क्या नाम? हरदेश कुमार सिंह। ये रहने वाले जगतपुर के हैं। यहीं 1 किलोमीटर पे चले आते हैं, अपना बढ़िया से ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद नदारत हो जाते हैं, यहीं से घूमते रहते हैं। बच्चे लावारिस के जैसे पड़े रहते हैं। हर साल 10-20 बच्चे विद्यालय में कम हो जाते हैं। पिछले वर्ष 80-85 के लमसम थे, इस बार 50-53-52 बचे हैं। मिड डे मील की भी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है कि दाल चावल, सब्जी चावल मानक के अनुरूप, कहीं कुछ नहीं, रोटी बिल्कुल नहीं पा रहे हैं बच्चे। क्या कारण, मुख्य कारण क्या है? ड्रिंक करते इस वजह से बच्चे कम हो रहे हैं? रख रखाव, बच्चे असुरक्षित रहते हैं, वहाँ चोट चपेट लग जाती है, वहीं पड़े रहते हैं। घर के लोग जाते हैं तो लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ जिम्मेदार मास्टर कोई रहता ही नहीं है, शिक्षा मित्र है। मुख्य कारण प्रधानाचार्य का ड्रिंक करना है। हाँ, ड्रिंक करना है और विद्यालय के प्रति संपूर्ण लापरवाही उनकी रहती है। इसकी शिकायत कभी हुई है? शिकायत होती है, लेकिन वही है कि तिरजस का तस वैसे ही हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।